बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची का चौथा, भारत के 3 अहम शहरों का बुरा हाल है। कोलकाता का दूसरा नंबर है, दिल्ली का 5वां और मुंबई का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 7वां नंबर है। मुत्तहदा अरब इमारात की रियासत दुबई का इस इंडेक्स में 9वां नंबर है। कराची, हैदराबाद और लाड़काना समेत सिंध में सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। बच्चों ने स्कूल जाने के लिए स्वेटर्स निकाल लिए हैं। मौसमी नज़ला और बुखार भी फैल रहा है। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब में भी सर्दी की लहर जारी है। उधर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी जाड़े ने कदम रख लिया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। इसके अलावा मजीद अपडेट यह है कि बाबूसर टॉप, नांगा परबत और बटोगा टॉप पर तकरीबन 8 फीट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी है। डॉक्टरों ने शहरियों को आते जाड़े में एहतियात की हिदायत जारी की हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गैस लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। सिंध में भी बच्चों को स्कूल और बड़ों को ऑफिस जाने के लिए नाश्ता करना भी मुश्किल हो गया है। ख़वातीन चूल्हा जलाकर बैठी तो हैं लेकिन चाय पाए बन गए, पक्के ही नहीं दे रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो बाजार से कुछ खा पी कर गुजारा करने पर मजबूर हो गए हैं। इस बारे में मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया और मजबूरन उनको एनर्जी के मुतबादिल ज़राए जिनमें LPG गैस, लकड़ी और कोयले इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। कोयला 90 से 100 रुपये फ़ी किलो, LPG 200 से 220 रुपये फ़ी किलो। सबसे ज़्यादा महंगी जो है वो लकड़ी है जो 1100 से 1200 रुपये फ़ी मन फ़रोख्त हो रही है। गुज़िश्ता साल यही लकड़ी 600 से 700 रुपये फ़ी मन फ़रोख्त हो रही थी। लकड़ी फ़रोख्त करने वालों का कहना था क्योंकि अचानक गैस की बंदिश की वजह से तंदूर और होटल मालकान ने अपने तमाम जो कुकिंग का प्रोसेस है उसको लकड़ी पर शिफ्ट किया है। लकड़ी की मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, इसलिए इसकी कीमतों में भी जो है वो इजाफा हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत अपना किया हुआ वादा पूरा करे। पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है, ऐसे में एनर्जी के मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करना उनके लिए नामुमकिन होता जा रहा है। जी, और अब बात करते हैं तोशाखाना स्कैंडल की। तोशाखाने की कीमती घड़ी फरोख्त करने के बाद एक नया स्कैंडल सामने आ गया है। स्कैंडल यह है कि इमरान खान से घड़ी खरीदने वाले उमर फारूक से फवाद चौधरी के मुसलसल राब्तों के मुबैना सबूत सामने आ गए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में ये सबूत सामने आए कि जब फवाद चौधरी उमर फारूक को झूठा करार दे रहे थे, उससे कुछ घंटे पहले उन्हें अपना भाई बता रहे थे। मंगल को उमर फारूक ने इमरान खान से घड़ी खरीदने का इंकशाफ किया तो इसके फौरी बाद फवाद चौधरी ने उनसे रब्ता किया और पूछा कि की हो गया जी, शहजाद अकबर तो बात समझ में आती है मगर इमरान खान क्यों? जियो न्यूज़ ने उमर फारूक से व्हाट्सएप गुफ्तगू करने वाले शख्स का नंबर चेक किया तो वो भी फवाद चौधरी का निकला। दोनों के दरमियान माजी की व्हाट्सएप चैट में भी और इंकशाफात सामने आए हैं। फवाद चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उमर फारूक को मशकूक करार दिया, संगीन इल्जाम लगा दिए। लेकिन कल होने वाली बातचीत में फवाद चौधरी ने उमर फारूक को अपना भाई करार दिया। इस हवाले से आपके सामने तफसीलात रखते हैं। उमर फारूक की तरफ से व्हाट्सएप पैगाम शेयर किए गए हैं। उनकी तफसीलात के मुताबिक कल मुत्तहदा अरब अमारात के वक्त 7:29 पर फवाद चौधरी ने इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ उमर फारूक को फरोख्त करने की खबर से मुताल्लिक खुद उमर फारूक को व्हाट्सएप पर मैसेज किया और फिर 7:33 पर पूछा कि की हो गया जी, यानी क्या हो गया है, और फिर लिखा कि शहजाद तक तो बात समझ आती है लेकिन इमरान खान क्यों? जिस पर मुबैना तौर पर उमर फारूक ने फौरी तौर पर जवाब देते हुए कहा कि भाई मैंने ही घड़ी खरीदी है और ये एक हकीकत है। जिस पर फवाद चौधरी ने 7:41 पर जवाब दिया कि लेकिन फरीक क्यों बनना है, 5 मिलियन की घड़ी कौन देता है? जिसके बाद उमर फारूक ने जवाब दिया कि भाई इस घड़ी की कीमत $1 करोड़ से भी ज्यादा है, मेरे पास इसकी अप्रेजल है, ये ग्राफ का मास्टर पीस है और पूरी दुनिया में एक ही पीस है। और फिर फवाद चौधरी ने 8:54 पर जवाब दिया कि ऐसा लगता है कि जिस घड़ी से मुतालिक ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो इमरान खान की है वो घड़ी नहीं है और अगर आपको मुनासिब लगता है तो इसकी वजाहत कर दें और खुद को इस्तेमाल होने ना दें। जिसके बाद फवाद चौधरी ने हाथ जोड़ने का इमोजी भी बनाया और लिखा कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं और मैं नहीं चाहता कि आप बगैर किसी वजह के किसी के मफाद के लिए इस्तेमाल हों। आप और मैं दोनों जानते हैं
कि इमरान खान वो शख्स नहीं है जो पैसे की परवाह करता है। जिसके बाद 12:32 पर उमर फारूक ने फवाद चौधरी को जवाब दिया कि भाई इसमें कोई शक नहीं कि ये वही घड़ी है जो सऊदी वली अहद ने इमरान खान को तोहफे में दी है। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उमर फारूक के खिलाफ पाकिस्तान में केसेस बनाए गए और उनके रेड वारंट भी जारी किए गए और आज तहरीक इंसाफ का दावा है कि उमर फारूक एक फ्रॉड है, अगवाकार है और उनका यह दावा ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। मगर व्हाट्सएप पैगाम के मुताबिक 17 दिसंबर 2020 को उमर फारूक मुबैना तौर पर पाकिस्तान में अपने केस से मुतालिक फवाद चौधरी को पैगाम भेजते हैं और 17 दिसंबर 2020 को ही 10:34 पर फवाद चौधरी जवाब देते हैं कि मेरे पास तमाम तफसीलात हैं और आपका अंदेशा बिल्कुल ठीक था, इसमें कुछ भी नहीं है उस खातून के अलावा। जिसके बाद उमर फारूक जवाब देते हैं कि हाँ भाई ये सारी मन घड़त कहानियां हैं जो आपके साथी ने बनाई हैं। यानी उमर फारूक यहाँ फवाद चौधरी को ये बता रहे हैं कि उनके केस में कुछ भी नहीं है और ये सारा किया धरा शहजाद अकबर का है और फवाद चौधरी उस पर कुछ नहीं बोलते। लेकिन पैगामात का तबादला यहाँ रुकता नहीं। आज तहरीक इंसाफ उमर फारूक के 2021 के स्कैंडल का जिक्र करके दावा कर रही है कि वो फ्रॉड है, जबकि वो जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं वो रिपोर्ट भी अपनी जगह मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वैक्सीन स्कैंडल की रिपोर्ट जून 2021 में आई थी और उमर फारूक का दावा है कि जनवरी 2021 में वो खुद वैक्सीन की फरोख्त से मुतालिक फवाद चौधरी के साथ राब्ते में थे। 23 जनवरी 2021 को फवाद चौधरी उमर फारूक के एक पैगाम का जवाब देते हुए लिखते हैं कि आपका मसला हल हो गया है, जिस पर उमर फारूक हंसते हुए लिखते हैं कि मेरे तो बहुत से मसाइल हैं, आपने कौन सा मसला हल किया है। जिस पर फवाद चौधरी जवाब देते हैं कि वैक्सीन वाला मसला हल हो गया है, बाकी दो मसलों पर भी काम जारी है। जिस पर उमर फारूक ने फवाद चौधरी को जवाब दिया कि बहुत अच्छे भाई, क्या वो आपको कोई खत भेज रहे हैं। जिस पर फवाद चौधरी जवाब देते हैं कि डॉक्टर फैसल इस पर काम कर रहे हैं। और इसके बाद भी फवाद चौधरी और उमर फारूक की वैक्सीन से मुतालिक बातचीत सामने नजर आती है और फिर फरवरी के महीने में फवाद चौधरी उमर फारूक को लिखते हैं कि आपके लिए एक अच्छी खबर है, सब हो गया है, हुकूमत स्पुतनिक वैक्सीन खरीद रही है। दूसरी तरफ वही तहरीक इंसाफ की हुकूमत उमर फारूक के किसी और मुल्क में वैक्सीन स्कैंडल की रिपोर्ट को अपने हक में इस्तेमाल भी कर रही है। गेमिंग यानी ई स्पोर्ट्स से मुतालिक भी फवाद चौधरी और उमर फारूक की मुबैना बातचीत सामने आई है और इस हवाले से जो व्हाट्सएप पैगाम हमारे सामने आए हैं वो दिसंबर 2020 से शुरू होते हैं और इसमें उमर फारूक और फवाद चौधरी बातचीत करते हुए नजर आए हैं कि वजारत खेल के साथ एक इजलास तय किया जाए और इस हवाले से जूम का एक इनवाइट लिंक भी उन पैगाम के अंदर मौजूद है। साथ ही फवाद चौधरी एक खातून की भी सिफारिश करते हैं और बताते हैं कि वो आपकी टेक कंपनी के लिए असासा साबित हो सकती है और इस ई स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट से मुतालिक दोनों अफराद के दरमियान मुबैना तौर पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की भी बातचीत हो रही है। और फवाद चौधरी इन पैगामात में उमर फारूक को अपनी दुबई आमद से मुतालिक भी बताते हुए नजर आते हैं। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस केस पर समाअत करेगा। एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा ने लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। मजीद अपडेट यह है कि चेयरमैन PTI इमरान खान की नैब कवानीन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत भी आज होगी। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने नैब ऑर्डिनेंस के बाद से अब तक नैब रेफरेंसेस में होने वाली सजाओं का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि 1-2 रोज़ में पेशरफ्त के बाद मीडिया से बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म से पूछा गया था कि क्या कोई बड़ी पेशरफ्त होने वाली है, मुझे मालूम नहीं कहकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दफ्तर से घर रवाना हो गए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में इंकशाफ किया गया है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फरा गोगी ने अप्रैल 2019 में तकरीबन 28 करोड़ रुपए के तहफ़ बेचे और 1 महीने बाद मई 2019 में शुरू होने वाली टैक्स एमनेस्टी स्कीम से तकरीबन 33 करोड़ रुपए का फ़ायदा उठाया। ये तहफ़ कहाँ से आए? प्रोग्राम में फरा गोगी और एहसन जमील की जानिब से माली साल 2018-19 में जमा कराए गए इनकम टैक्स रिटर्न्स भी सामने लाए गए, जिनसे साबित होता है कि फरा खान ने 2019 में एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया। अप्रैल में डील होती है। अप्रैल 2019 में उमर फारूक ज़हूर का दावा है कि $20 लाख का उन्होंने ये सेट खरीदा है। उसके 1 महीने बाद मई 2019 में फरा बीबी साहिबा एक एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाती हैं, उनके शौहर एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं। हमारे प्रोग्राम में वो इस बात को कबूल कर चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा अहम सवालात हैं कि क्या ये वही पैसे हैं जिनको बाद में वाइट किया गया, एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाया गया। ये 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम क्यों ली फरा साहिबा ने? हमारी फाइनेंशियल टीम लाहौर प्रेस क्लब में बैठकर इन बातों का जवाब दे चुकी है। ये रेपिटेशन है उन सवालों का जिनका जवाब हम दे चुके हैं कि हमने इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर होने के दौर में कोई एमनेस्टी नहीं ली। जो तारीख है वो रेपुटेशन नहीं है। उतनी ही तकरीबन कीमत अप्रैल में डील हुई, मई में एमनेस्टी स्कीम 33 करोड़ रुपए की। ये सारा का सारा जो है ये रेपुटेशन नहीं है, ये नई बात है।
आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो करेक्ट नहीं है। हमने इमरान खान के दौर में 33 करोड़ की कोई एमनेस्टी नहीं ली। हमने जब वजीर आजम थे मरी से जो अब्बासी साहब हैं उनके दौर की एमनेस्टी हमने ली हुई है। ये बहुत पेपर्स निकले हर चीज, आप इस चीज को खुद पेपर्स में जाके देख लें। वैसे मैं नाज़रीन को दिखा देता हूँ, मैं नाज़रीन को दिखा देता हूँ, मैं नाज़रीन को दिखा देता हूँ कि आपने, मैं नाज़रीन को दिखा देता हूँ कि आपने क्या कहा था। आपकी एहलिया ने 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली है और आपने भी 2 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली है 2019 में। भाई आप ये जो भी नैब ने पूछना है या एफबीआर ने पूछना है वो हमसे पूछे मनी ट्रेल के भाई ये पैसे आपके पास कहां से आए हैं। 2019 में वो इमरान खान साहब की ही एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाती है जो कहते थे कि एमनेस्टी तो काला धन को सफेद करने के लिए करप्ट लोग लेते हैं। तो ये क्यों आपने किया 2019 में एग्जैक्टली? ये भी 200% जस्टिफाइबल चीज है। हमारे जो फैमिली में तकसीम हुई वो चीजें जो कि हम फरी के अकाउंट में या फरी के मामलात में पहले वो डिक्लेयर नहीं थी, वो पैसा उसको मिला थ्रू बैंक मिला, उसके जरिए जो कुछ भी हुआ जो हम फाइल नहीं कर सके। गुजर साहब, इनहेरिटेंस के लिए एमनेस्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनहेरिटेंस आप डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं देखें, अब आप एक ही सवाल लेके बैठ गए हैं कि एमनेस्टी क्यों ली। भाई एमनेस्टी हमने ली, वो लीगल थी लेना, हमने कोई लीगल काम नहीं किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सक्कर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में 2.25 अरब रुपए मुबैना करप्शन में मुअत्तल डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद को रात गए गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मटियारी को इनके घर से गिरफ्तार करके हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। इससे पहले चीफ सेक्रेटरी सिंध ने डिप्टी कमिश्नर को मुअत्तल कर दिया था। लैंड एक्विजिशन ऑफिसर मंसूर अब्बासी मौके से फरार हो गए। कीनिया ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी अरशद शरीफ की मौत को कत्ल करार दे दिया। कीनिया हाई कोर्ट के वकील और कीनिया ह्यूमन राइट्स कमीशन के मार्टिन मावेंजीना की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को वाज़े तौर पर मनसूबाबंदी और साजिश करके कत्ल किया गया। ये अंदर के लोगों की कार्रवाई है। अरशद शरीफ की निगरानी की जा रही थी, वरना सिक्योरिटी एजेंसीज को कैसे मालूम हुआ कि वो उस वक्त उस मखसूस इलाके में है। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। हमारे साथ मौजूद हैं केनियन ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन मार्टिन मावेंजाना, जिन्होंने केनिया की पुलिस और जो मुख्तलिफ जो फेक एनकाउंटर्स और मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों में जो केनिया की पुलिस ने लोगों को मारा उसके हवाले से वो कई सालों से काम कर रहे हैं। अरशद शरीफ की जो किलिंग हुई है उसके हवाले से भी मार्टिन मावेंजाना का कहना है कि वो पुलिस की जो अकाउंट है वो उसको नहीं मानते। What do you think who killed Arshad Sharif? All points to hallmarks of an inside job. When you look at the circumstances under which Arshad was killed and the excuse that is given by the Kenyan security agencies, they do cite an excuse of a mistaken identity. First and foremost, there is no corroborating evidence to back up this excuse, this allegation of mistaken identity. Something that was clearly planned and executed. It simply shows that he was probably surveilled on for a good or inordinate period of time, because the questions that the hard questions that we'd ask is, how did the security agencies know that he was actually in that specific locality? So the Kenyan police has been notorious for unlawful killings. As the Kenya Human Rights Commission, over the last couple of years, we have documented cases of unlawful killings and enforced disappearances through the Missing Voices Coalition. The Kenyan police have given different kinds of versions. They actually are guilty as charged, because when you look at the first excuse of mistaken identity, it does not hold water, because when anybody makes a complaint to your police, you give a clear description. In this case, we were told a complaint was made of a stolen vehicle. Now, the vehicle that was stolen did actually not match the vehicle that Arshad was traveling in. So the case of mistaken identity just does not arise. It's not an excuse that can be given by the security agency. कराची में दिफाई नुमाइश में मकामी तौर पर तैयार करदा जंगी ड्रोन भी मंदुबीन की तवज्जो का मरकज़ है। ड्रोन शहपर 2 पर क्या है और इसकी सलाहियतें क्या हैं, ये जानते हैं तलहा हाशमी से। मेरकब में जो आप अनार्म्ड UAV देख रहे हैं, जिसको उर्फ आम में ड्रोन भी कहा जाता है, शेपर्ड 2 है। और शेपर्ड 2 पहली बार
गेट्स के तहत जहाँ पे आइडिया 2022 में इंट्रोड्यूस कराया गया है, तो चंद साल कबल तैयार होने वाला ये ड्रोन तैयारा पाकिस्तान में तैयार किया गया है। नेस्कॉम के तहत तैयार किया गया था। जो शेपर 1 था 2005-6 में तैयार किया गया था और फिर उसके बाद 2007-8-9 में वो इस्तेमाल में है। उसके बाद अब ये शेपर 2 तैयार किया गया और शेपर 2 की जो खसूसियात हैं वो पहले वाले से डिफरेंट है। अगर मैं आपको बताऊँ कि इसकी स्पेसिफिकेशन जो है ये 7 घंटों तक ये चल सकता है। तकरीबन 18,000 फीट पे ये जाके बुलंदी पे जा सकता है। इसकी जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है 120 नॉट्स है। ये जो मैक्सिमम जो इसका टेक ऑफ वेट सिस्टम है वो 850 kg का है। जो पेलोड कैपेसिटी है इंटरनल 50 kg की और 120 kg का मिसाइल ये अपने साथ कैरी कर सकता है। जो डेटा लिंक रेंज है वो तकरीबन 300 किलोमीटर है और ये वो है जो कि बर्क मिसाइल है जो इसके साथ ये कैरी कर सकता है। और ये बर्क मिसाइल का भी मैं अगर आपको बताऊं तो ये देखें कि ये इसकी जो रेंज है ये 2.5 से 8 किलोमीटर की रेंज है और इसका जो एल्टीट्यूड है वो 500 से 5,000 मीटर्स का है और जो मैक्सिमम मिसाइल स्पीड है इसकी वो 1.1 MA है। तो ये पाकिस्तान की मकामी तौर पे तैयार करदा इंडस्ट्री का एक बहुत शानदार शाकार है। और अगर मैं कैमरा आपको दिखाऊं तो ये जो इसमें कैमरा लगा हुआ है इससे जो सूरत हाल है उसको मॉनिटर भी किया जा सकता है। तो ये एक बहुत शानदार इन्वेंशन है जो कि यहाँ पे नेस्कॉम के तहत तैयार किया गया और गेट्स के तहत यहाँ पर है और लोगों की तवज्जो का ख़ास तौर पे हॉल नंबर 6 में शेपर 2 एक जो है वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। जी। और अब आपको बताएं कि कराची में एक रोज़ा टीचर्स लर्निंग फेस्टिवल का इनेकाद गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन में किया गया, जिसमें 40 से ज़्यादा मशहूर शख्सियात ने टीचिंग टेक्निक, योगा और आर्ट थेरेपी पर असातिज़ा के साथ 23 से ज़्यादा सेशंस किए। कराची के गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन हुसैनाबाद में मुनक़दा टीचर्स लर्निंग फेस्टिवल का बुनियादी मकसद काबिल अमल हुनर पर तवज्जो मरकूज़ करना थी। हुकूमती, निजी और गैर रस्मी शोबों के साथ साथ खुसूसी ज़रूरियात के असातिज़ा को इस तकरीब में शिरकत करने की दावत दी गई ताकि वो मौसमियाती तब्दीली, परफॉर्मिंग आर्ट्स और दिमागी सेहत के निसाब के शोबों में अपने मवाद और तदरीसी महारतों को बेहतर बना सकें। शिरकत करने वाले असातिज़ा को पेशा वराना तरक्की के लिए मुख्तलिफ इदारों की जानिब से असनाद से नवाजा गया। बलूचिस्तान में 3 महीने बाद भी सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अब सख्त सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। ये आजमाइश और भी सख्त होती जा रही है। ऐसे में 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुतासरीन के लिए मुश्किल बन गया। नूर ज़माना चकज़ई हमें मज़ीद रिपोर्ट करेंगे। हाथ में बस्ता और किताबें लिए दूसरी जुमात की इस मासूम बच्ची का नाम गुलालई है। 3 माह कबल सैलाब में इसका घर मलबे का ढेर बन गया और अब इसका खानदान किराए के बोसीदा मकान में रहने पर मजबूर है। बाप बेरोजगार है और सदमे से 2-4 दादा बीमार है। हालात से तंग ये बच्ची स्कूल से फारिग होकर छोटी बहन के हमरा मालेदारों के घर चली जाती है। खाने को कुछ मिल जाए तो अपने खानदान के साथ पेट भर लेती है। ये कहानी सिर्फ गुलाले की नहीं, अक्सर सैलाब मुतासरीन के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी है। मुतासरीन का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने सिर्फ एक बार कुछ राशन दिया और फिर बेयार और मददगार छोड़ दिया। मुतासरीन को मसीहा की तलाश है। हुकूमत, मुखैर हजरात और NGOs आगे ना आए तो इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। नूर ज़माना चकज़ई, जियो न्यूज़, चमन।